Good morning students. Today we are going to study our ninth unit, that is curriculum development part 3. आज हम इकाई 9वीं पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पाठ्यचर्या विकास का तीसरा भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक अप्रोच और टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच के बीच में। उसके बाद हम ओपन क्लासरूम मॉडल और रॉजर्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक अप्रोच के मॉडल हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक अप्रोच, गैर तकनीकी गैर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। दिस अप्रोच कंसिडर्ड दैट द करिकुलम इवॉल्व्स रेदर देन बीइंग प्लान्ड प्रीशियसली। यह दृष्टिकोण मानता है कि पाठ्यचर्या ठीक से नियोजित होने के बजाय विकसित होती है। इसका मतलब क्या है कि जो पाठ्यचर्या है, जो हमारा करिकुलम है, उसमें जब हम चेंज करते हैं, कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, तो वो जस्ट प्लानिंग नहीं होती है, वो एक प्रकार का डेवलपमेंट होता है। या हम करिकुलम को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, उसे विकसित कर रहे हैं, ना कि जस्ट हम अरेंज कर रहे हैं या प्लान आउट कर रहे हैं। ओके, subject matter has importance only if student can find meaning it for himself or herself. विषय वस्तु का महत्व तभी होता है जब विद्यार्थी उसमें अपने लिए अर्थ ढूंढ सके। अगर कंटेंट हम रिलेवेंट नहीं रखेंगे, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, तो विद्यार्थियों को या स्टूडेंट्स को उस कंटेंट में कोई अर्थ नहीं मिलेगा। वो किसी उसका यूज़फुलनेस जो है, इम्प्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ों की उसमें कमी होगी और स्टूडेंट्स उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ना ही वो पढ़ना पसंद करेंगे। ठीक है, तो कंटेंट कैसा होना चाहिए जिसमें अर्थ ढूंढ सके स्टूडेंट। देन डिफरेंस देखते हैं हम टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच और नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक अप्रोच के बीच में। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कि करिकुलम इज़ ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सल एंड लॉजिकल। यहाँ पे जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, करिकुलम में जो कंटेंट होता है वो ऑब्जेक्टिव वे में होता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स ये कि आप किसी भी तरह का कोई भी बायसनेस जो है वो इस पे नहीं होगा। जो भी कंटेंट हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्स में हम कहीं भी जाएं, वो कंटेंट जो है सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिविटी है, यूनिवर्सल है, एक ही चीज़ है जो सारी जगह लागू होगी, या एक ही तरह की जो कंटेंट है वो सब जगह सिमिलर वे में पढ़ा जाएगा। और ये कैसा होगा, लॉजिकल होगा, ये तार्किक होगा। देन रियलिटी कैन, या फिर हम ये देख लेते हैं नॉन टेक्निकल अप्रोच के बारे में कि यहाँ पे जो करिकुलम है वो स्ट्रेस काय पे देता है, सब्जेक्टिविटी पे, पर्सनल पे, एस्थेटिक और ट्रांसैक्शनल पे। जैसा कि अभी हमने टेक्निकल में बोला कि ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये सभी के लिए एक जैसा रहेगा, सबके लिए समान रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये यूनिवर्सल होगा। उसी तरीके से नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक अप्रोच कैसी होगी, सब्जेक्टिव होगी, ये व्यक्तिगत होगी, ये इसमें व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट होगा और व्यक्ति के अकॉर्डिंग ये जो है चेंज होगी। मेरे लिए ये मानना कुछ और होगा, आपके लिए जो आप मानते हैं कुछ और होगा। तो करिकुलम का जो कंटेंट है वो हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग होगा, इसलिए यहाँ पे पर्सनल लिखा हुआ है, एस्थेटिक और ट्रांजैक्शनल ये वर्ड्स जो है लिखे हुए हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से है या सिंगल पर्सन के लिए जो सोच है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काम किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है रियलिटी कैन बी डिफाइंड एंड रिप्रेजेंटेड इन सिम्बॉलिक फॉर्म। जो भी रियलिटी है उसको हम डेफिनेशन के थ्रू या सिम्बॉलिक वे में डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसमें देखें, दिस स्ट्रेसेस द लर्नर नॉट द कंटेंट थ्रू एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बोला कि ये सब्जेक्टिव है, ये पर्सनल बेस्ड है, तो यहाँ पे सेंटर में कौन होगा, लर्नर। जैसा कि हमारा लास्ट वाला स्टेप भी बोल रहा है कि द लर्नर इज़ इन द फोकस, लर्नर पे फोकस होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है
कंटेंट तैयार होगा, ना कि यहाँ पे कंटेंट पे हम फोकस करेंगे, यहाँ पे फोकस हम लर्नर पे करेंगे। उसी तरीके से हम इसमें देखें सब्जेक्ट मैटर इज़ इन द फोकस, यहाँ पे कंटेंट पे जो है वो फोकस है। एम्स ऑफ एजुकेशन कैन बी मेड नोन एंड बी एड्रेस्ड इन अ लीनियर फैशन। यहाँ पे जो भी हमारे एजुकेशन के एम लेके हम डिज़ाइन कर रहे हैं करिकुलम को, वो नोन होंगे और एक लीनियर वे में जो है डिज़ाइन किए हुए होंगे, सीक्वेंशियल होंगे, लॉजिकल होंगे, सिस्टमेटिक वे में होंगे। और यहाँ पे देखिए दिस स्ट्रेसेस दैट नॉट ऑल एंड्स ऑफ एजुकेशन कैन बी नोन नॉर नीड टू बी नोन इन ऑल केसेस। जब हम नॉन टेक्निकल और नॉन साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारे एम्स होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि हम सारे एम्स को हम डील कर पाएँ, ठीक है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर तरह के केस में हमारे जो एम है वो सूटेबल हो। जैसा कि यहाँ पे हिंदी में अगर आप देखें, वे इस बात पर जोर देते हैं कि ना ही शिक्षा के सभी छोरों को जाना जा सकता है, मीन्स हर एक जो कोना है, जो कॉर्नर है, हर एक पहलू को, और ना ही सभी मामलों में जानने की आवश्यकता है। मीन्स यहाँ दो कंडीशन है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम हर एक एम को लेकर चलें, ओके, और हर कॉर्नर को हम टच कर पाएँ, सेटिस्फाई कर पाएँ। साथ ही दूसरी बात ये है कि ये ज़रूरी भी नहीं है कि हम आवश्यक रूप से हर एक चीज़ को यहाँ कंसिडर करें, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से जो है फोकस्ड है, ठीक है। तो हम इसके प्रकार देखिए, सबसे पहला हम पढ़ेंगे ओपन क्लासरूम मॉडल, मुक्त कक्षा प्रतिमान, और दूसरा हम पढ़ेंगे रॉजर्स मॉडल जो कि है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे, अंतर्व्यक्तिगत संबंध पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपन क्लासरूम मॉडल, मुक्त कक्षा प्रतिमान। ओके, मुक्त कक्षा प्रतिमान गतिविधि पाठ्यचर्या पर आधारित है, ठीक है। ये काय पे आधारित है? हमारी एक्टिविटी बेस्ड जो है वो करिकुलम है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। एंड ये जो विलियम किलपैट्रिक है, इनका विश्वास था कि पाठ्यचर्या की अग्रिम योजना बनाना अनुपयुक्त शैक्षिक व्यवहार है। हाल्ट इन 1972 में इन्होंने बताया कि मुक्त कक्षा एक ऐसा वातावरण है जिसमें शिक्षार्थियों की गतिविधियां उनकी रुचियों से उत्पन्न होती हैं, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट हैं उन पे बेस्ड होती हैं जो एक्टिविटीज़ हैं। अध्यापक को पाठ्यचर्या नियंत्रित नहीं करनी होती। यहाँ पे अध्यापक क्या कर रहा है? नियंत्रित नहीं कर रहा है, अपितु उसे ऐसा वातावरण तैयार करना होता है जिसमें छात्रों की गतिविधियाँ उनकी रुचियों से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती हैं। द ओपन मॉडल इज क्लासरूम मॉडल इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी करिकुलम। William Kilpatrick believed that advanced planning of curriculum is inappropriate educational practices. हाल्ट ने स्टेटमेंट दी है कि ओपन क्लासरूम इज़ एन एनवायरनमेंट इन विच एक्टिविटीज़ ऑफ द लर्नर स्टेम फ्रॉम their interest, allowing the teacher to control the curriculum. Rather, it has to create an environment in which the activities of the student arises naturally from their interest. यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ओपन क्लासरूम मॉडल जो है, जो मुक्त कक्षा प्रतिमान है, ये एक्टिविटी बेस्ड है, गतिविधि पाठ्यचर्या आधारित है गतिविधि पर। और ये जो गतिविधियाँ हैं ये किस पे डिपेंड है? बच्चों की जो भी इंटरेस्ट है, जो भी रुचि है, उस पे डिपेंड करता है, और उसी के ही बेसिस पे प्राकृतिक रूप से जो हैं ये गतिविधियाँ बच्चों में उत्पन्न होती हैं जब वो उस तरह के एनवायरनमेंट में जाते हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट बनाने का जो काम है, यहाँ पे ये अध्यापक का काम है कि वो इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाए कि बच्चा उसमें खुद की एक्टिविटीज़ को जो है वो कर पाए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। देन हाल्ट ने यहाँ पे ये भी बताया है कि जितना उनके कार्य में, उनके मीन्स स्टूडेंट, विद्यार्थी
के कार्य में हस्तक्षेप करेंगे, उतना ही कम समय हम उन्हें उनकी वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान एवं संतुष्टि के तरीके खोजने के लिए छोड़ेंगे। हम उन्हें जितना ज़्यादा पढ़ाएंगे उतना ही कम वो हमें समझेंगे। Halt said that the more we interfere with their work, the lesser time we leave them to find ways to identify and satisfy their real needs. The more we teach them, the lesser we understand. Okay? यहाँ पे ये बोला गया है, हाल्ट ये मानते हैं कि हम जितना ही ज़्यादा उन्हें उनके काम में टोकेंगे जब बच्चा पढ़ रहा है या हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा है, और अगर टीचर अपना रोल प्ले ज़्यादा करेगा, बच्चों को वो एक फ्लेक्सिबल या एक स्पेस प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये हो सकता है कि बच्चे अच्छे से जो है वो समझ नहीं पाए, उनको इतना प्रॉपर टाइम ना मिले कि उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको वो पहचान सकें, उनकी जो रियलिटी में जो उनकी नीड है वो उसको पहचान सकें और उसको खोज सकें या उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसीलिए जितना ज़्यादा हम बच्चों को कंटिन्यूसली पढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा वो कम इन्वॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को जो है हमें टाइम देना चाहिए जिससे बच्चे का पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो अच्छे से अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। इसके बाद हमारा सेकंड मॉडल है रॉजर्स मॉडल। रॉजर्स मॉडल जो है वो अंतर व्यक्तित्व संबंध के बारे में बताता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे जो है वो बेस्ड है, जो कि कार्ल आर रॉजर, इन्होंने मानव व्यवहार परिवर्तन के लिए एक प्रतिमान दिया है जिसका उपयोग पाठ्यचर्या विकास के लिए किया जा सकता है। उन्होंने विषय वस्तु अथवा अधिगम गतिविधियों के स्थान पर मानव अनुभवों पर बल दिया। इनका उपयोग व्यक्तिगत एवं समूह समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। रॉजर गेव अ मॉडल फॉर ह्यूमन बिहेवियर चेंज, जो ह्यूमन बिहेवियर का जो चेंज है उस पर इनका जो मॉडल है वो बेस्ड है, दैट कैन बी यूज फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। ही लेड एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस रेदर देन ऑन सब्जेक्ट मैटर और लर्निंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे ना ही तो एक्टिविटीज़ फोकस में है ना ही कंटेंट फोकस में है, यहाँ फोकस जो है वो ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस है या जो भी व्यक्ति अनुभव करता है उस पे ये आधारित है। और यहाँ पे इट इज़ यूज्ड टू सॉल्व इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रॉब्लम्स, ये दोनों ही तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। रॉजर्स मॉडल या रॉजर्स प्रतिमान का उपयोग समूह अनुभवों, ठीक है, समूह अनुभवों का पता लगाने के लिए किया जाता है। उसके अनुसार समूह अनुभवों के द्वारा व्यक्तियों का अपने आप को एवं एक दूसरे को पूर्णतः जानने का अवसर मिलता है, जो कि अन्य सामाजिक स्थितियों में जानना संभव नहीं है। खुले पर एवं ईमानदारी के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है, जिसकी सहायता से प्रत्येक प्रतिभागी नवाचारात्मक एवं निर्णयात्मक व्यवहारों का चयन एवं प्रशिक्षण कर सकें। द रॉजर्स मॉडल इज़ यूज्ड टू एक्सप्लोर ग्रुप एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जो रॉजर्स मॉडल है बेसिकली ग्रुप एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, दो ग्रुप एक्सपीरियंस इंडिविजुअल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू नो देमसेल्फ एंड ईच अदर। ग्रुप एक्टिविटी में क्या होता है, इंडिविजुअल जो है वो खुद को भी जानता है और साथ में दूसरों के साथ काम करके दूसरों के बारे में भी जानता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू नो इन अदर सोशल सिचुएशंस। और इस तरह की सिचुएशंस हम दूसरे सोशल तरीक़ों में हमें देखने को नहीं मिलती हैं ऐसी सिचुएशंस। बट ट्रस्ट इज़ जनरेटेड थ्रू ओपननेस एंड ऑनेस्टी। यहाँ पे ग्रुप में जितना ही ज़्यादा घुल मिल के बच्चे काम करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है उनमें ट्रस्ट जो है, ऑनेस्टी जो है वो डेवलप होगी और वो अच्छे से ओपन माइंडेडली काम कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ विच ईच पार्टिसिपेंट कैन सिलेक्ट एंड टेस्ट इनोवेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर। और इस तरीके से पार्टिसिपेट करके वो उनमें छिपी जो
इनोवेशन है, जो कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, उनको भी क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली रॉजर्स मॉडल हमने देखा और ओपन क्लासरूम मॉडल आज हमने पढ़ा।